पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल, पहले किया होटल सील, कुछ देर में खुलवा दिया ताला। कार्य में लापरवाही, 3 शिक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज, जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई। भाजपा संगठन चुनाव की तय हुई तारीख, परसवाड़ा विधायक को मिली जिम्मेदारी। HIV की एक कैटेगरी का दंश झेल रहा, फिर भी जिले के बैहार लांजी में नहीं खुले ICTC सेंटर। महाविद्यालय में पहले आओ पहले पाओ प्रवेश योजना पर उठे सवाल, रोस्टर का पालन नहीं किए जाने के लगे आरोप। कोसमी में नहीं मिल रहा हितग्राहियों को PM आवास का लाभ। और जहरीली वस्तु के सेवन और सर्पदंश की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन की टीम शुक्रवार को एक बार फिर अपने पूरे अमले के साथ शहर के खाद्य संचालकों के प्रतिष्ठानों के जांच के लिए पहुंची। इस दौरान बहियर चौकी स्थित होटल कायनात को सील कर दिया गया। उसके बाद बेहद ही नाटकीय ढंग से कुछ देर बाद होटल भी खोल दिया गया। चलिए देखते हैं पूरा प्रकरण। जिला प्रशासन की टीम शुक्रवार को बहियर रोड स्थित होटल कायनात पहुंची। इस दौरान होटल मालिक के द्वारा होटल चलाए जाने का टैक्स जमा नहीं करने और खाद्य विभाग के द्वारा फायर सेफ्टी सहित अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने की बात करते हुए होटल को सीज कर दिया गया। इसके बाद होटल मालिक और उसका पूरा परिवार SDM केसी बोपचे के शासकीय वाहन के आगे लेट गया। काफी देर तक परिवार इस बात की मांग करते रहा कि उनके द्वारा जिला प्रशासन की टीम पहुंचने के कुछ देर पहले ही टैक्स की राशि नगरपालिका में जमा करवा दी गई है, जिस पर नगरपालिका कर्मचारी के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि दुकान संचालक के द्वारा टैक्स की राशि चेक के रूप में जमा की गई है। इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने कुछ देर बाद ही दुकान के ताले खुलवा दिए। ये होटल कायनात में खाद्य विभाग और नगरपालिका की टीम द्वारा जो है जो खाद्य सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जा रही है, उसके तहत जो है आज कायनात होटल पे भी आए थे। इसमें जो कुछ अनियमितता पाए जाने पर उनके द्वारा जो है इसको सीलबंद किया गया था, होटल को सीलबंद किया था, जिसमें कि जिसके बाद में होटल मालिक और अन्य कर्मचारी द्वारा जो है जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका साथ में गाड़ी रोकने का प्रयास की, जो है हमारा जो होटल लॉक सील ना किया जाए, खोलने का प्रयास किया जाए। इसको लेकर जो है कुछ भीड़ एकत्रित हो गई थी, इसमें कि जो है मौके पर जो पुलिस बल द्वारा पहुँचा गया और भीड़ को समझाइश देकर वहाँ से हटाया गया। इस पूरे विषय पर होटल संचालक असलम ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर टैक्स जमा किया जा रहा है और कार्रवाई होने के थोड़ी देर पहले ही टैक्स जमा करवा दिया गया है। ये अधिकारी लोग आए, पहले बोले कि मैडम से बात करो, मैडम के बाद वो आए कि टैक्स नहीं पटा, टैक्स पटा दी 34,000 कुछ का, 34,900 का। उसके बाद बोले कि अब नगर पालिका से मिलो, यही वो उसके पास पहुंचा रहा है। वो उसके बाद नगर पालिका को हमने कागजात दिखाया, अधिकारी खुद अधिकारी उसके खाद्य के विभाग के सब। उसके बाद हमारे खाने में कोई सिंपल नहीं, हम लोग कोई धंधा कराने 1 नंबर का धंधा चल रहा है, कोई इसमें खाने में ना कुछ पाया जा रहा है, कुछ नहीं। जबरदस्ती सील करो जबरदस्ती लगाए हुए। उसके बाद वो मना उसको मैडम के पास जा रहे तो वो नगर पालिका वाले से बात करो, बोले वो उसके पास जाओ तो उसके पास बात करो, और टैक्स नहीं पटा तुम्हारा, टैक्स पटाने के बाद ही बोले सील करो। ये पूरा ऐसा। नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी मयूर वहाने बताते हैं कि होटल संचालक के द्वारा टैक्स की राशि जमा नहीं की गई थी। टैक्स की राशि जमा करने के बाद ही होटल खोला गया है। खाद्य विभाग की टीम को होटल के भीतर जो कमियां पाई गई उसे 2-3 दिन में पूर्ण करने की बात होटल संचालक के द्वारा कही गई है। इनके द्वारा टैक्स लगभग 7 सालों से नहीं पटाया गया था नगर पालिका का। ना ही इतनी बड़ी बिल्डिंग में इनने जो कमर्शियल चला रहे ना उसके पास GST का कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई फायर के जो सुरक्षा के कोई उपकरण मौजूद है, ना कोई इनके पास एक्स्ट्रा दरवाजा यहाँ पे कि कुछ यहाँ पर घटना घट जाए उसकी कोई सहूलियत वगैरह और साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं थी। इनके द्वारा शुरू में हमको बताया गया कि हमने टैक्स पटा दी, लेकिन जब देखे रिकॉर्ड हमने तो इनके द्वारा 7 सालों से टैक्स को पेड नहीं करा, जबकि इनको हमने कई बार नोटिस भी दे चुके थे। और जो ये प्रोसेस हुई थी इनके फूड के जब सैंपल लिए फूड डिपार्टमेंट वालों ने, उनकी रिपोर्ट अभी आने के बाकी है। और इस कार्रवाई में सब संयुक्त कलेक्टर महोदय, SDM और तहसीलदार साहब सब थे। और जब ये टैक्स इनने जब पटा दिए सब कर दिए, उनके बाद वहाँ से आदेश हुआ कि इसके ताला खोल दे। पूरे घटनाक्रम पर कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की जा रही है।
इसी कड़ी में 6 सितंबर को जिला प्रशासन, नगर पालिका बालाघाट एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बैयर रोड स्थित होटल कायनात का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां पर बहुत ही गंदगी है और सुरक्षा मापदंडों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि होटल में ग्राहकों को सफाई और सुरक्षा के साथ भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और दूषित खाद्य सामग्री परोसी जा रही है। जांच में पाया गया कि होटल मालिक के द्वारा 35,000 रुपए का संपत्ति कर जमा नहीं किया गया है और लगभग 20,000 रुपए का जलकर भी जमा नहीं किया गया है। होटल मालिक के द्वारा गुमास्ता एक्ट का पालन भी नहीं किया जा रहा है। इस पर नगर पालिका के द्वारा इस होटल को सीज करने का निर्णय लिया गया था और होटल को सीज करने की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन होटल मालिक के द्वारा इस कार्य में व्यवधान डाला गया है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जिस पर होटल सीज करने में व्यवधान डालने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्याज लहसुन प्याज भाईजान बिल्कुल क्या बताओगे हमको? कोई बात करने से सर बात ही नहीं कर रहे। मैं मोहब्बत से बात कर रहा हूँ और वो हमारी बात समझ रहे हैं, तो आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे सर। जब तक आप खबर हो, आप जब तक खबर हो, भैया छात्रों को प्रोत्साहित करने के मकसद को लेकर डाक विभाग के द्वारा आयोजित दीनदयाल स्पर्श योजना की तिथि में बदलाव किया गया है। यह परीक्षा 16 सितंबर को होनी थी, लेकिन अब यह परीक्षा 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। यह परीक्षा नगर के महर्षि स्कूल में आयोजित की जाएगी। आपको बताएं कि इस योजना के तहत चयनित छात्रों को 6,000 रुपए स्कॉलरशिप शासन स्तर पर प्रदान की जाती है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान विभाग के अधिकारी PS चौहान ने बताया कि दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत 22 सितंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। डाक विभाग को अब तक 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह परीक्षा नगर के महर्षि स्कूल में विधिवत आयोजित की जाएगी। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। वहीं इस चुनाव को संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन अधिकारी की भी घोषणा कर दी गई है।
ग्वालियर के अभय कुमार चौधरी को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। वहीं सह निर्वाचन अधिकारी परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे को बनाया गया। निर्वाचन प्रक्रिया वैसे तो 15 सितंबर से शुरू की जानी है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बताए अनुसार यह प्रक्रिया 22 सितंबर से आरंभ होगी और सबसे पहले बूथ स्तर के निर्वाचन संपन्न होंगे। यह 30 सितंबर तक पूर्ण की जानी है। इसके बाद मंडल के निर्वाचन होंगे। इस संदर्भ में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी तो घोषित हो गए। किनको बनाया गया है? ये हमारे अभय चौधरी जी हैं ग्वालियर से, और वो 3 बार के जिलाध्यक्ष भी रहे, वहाँ किसी प्राधिकरण के वो अध्यक्ष भी रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी सरकार में। और वो प्रक्रिया हमारी वैसे 11 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारी जो बूथ समितियां हैं, बूथ समितियों का चुनाव संपन्न हो जाएगा। और वो अपनी सुविधा के अनुसार हमने उसको 22 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक उसको बूथ अध्यक्ष और उसकी समितियां बन जाएंगी। अच्छा, जिलाध्यक्ष के चुनाव क्या नवंबर माह तक जाएंगे? मेरी बात सुन लीजिए, 22 से 30 तक ये बूथों के हो जाएंगे अध्यक्ष। ये 50 मोर देन 50% समितियों के जब चुनाव हो जाएंगे तभी उस मंडल के चुनाव होंगे। यदि वो मंडल के बूथ नहीं बन पाए, बूथ के अध्यक्ष 75% अध्यक्ष होना चाहिए, 50% समितियां बन जाए, तभी वहाँ पर मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, मंडल अध्यक्ष और उसकी समितियों का। तो वो लगभग हमारा अक्टूबर में पूरा होगा। 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक वो प्रक्रिया पूरी होगी मंडल अध्यक्ष। उसकी तारीख बाद में अपन तय करेंगे कि कौन सी तारीखों में। 22 से 30 तक मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन परंपरागत संचालित छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए एक उप कुल सचिव, सहायक और 3 सहायक कुल सचिव की पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पदस्थ अजय वर्मा अब छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव होंगे। वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से दशरथ गौंड, जिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से यूएस सालसेकर, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से मनोज भटनागर को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव पद पर स्थानांतरित किया गया है। हालांकि विश्वविद्यालय के संचालन के लिए अभी शासन ने कुलपति की नियुक्ति नहीं की है। ऐसे में लीगल प्रक्रिया को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। 18 जून को मध्य प्रदेश शासन ने राजपत्रक में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का प्रकाशन किया। उसके बाद छिंदवाड़ा जिला पंचायत के सीईओ वरद मूर्ति मिश्रा को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। इस बीच विश्वविद्यालय के लिए 120 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई। वर्तमान में पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से विश्वविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट 4 जिलों के 120 शासकीय व अशासकीय कॉलेज संचालित होंगे। ऐसे में 17-2019-20 प्रथम वर्ष इस स्नातक व पीजी प्रथम सेमेस्टर के छात्रों का पंजीयन छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत होगा। वहीं द्वितीय और तृतीय वर्ष की पढ़ाई करने वाले छात्र अभी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े रहेंगे। यह सारे कार्य प्रक्रिया वह संचालित कॉलेजों को पत्र व्यवहार नए कुलपति की पदस्थापना तक संचालित नहीं किया जा सकता। जिले के अग्रणी शिक्षा संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि अब तक छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के माध्यम से कोई पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण अभी उन्हें नए प्रवेश पाने वाले छात्रों के पंजीयन के लिए नए विश्वविद्यालय के पत्र का इंतजार है। जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत में हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आज कई हितग्राही टूटी छत के नीचे रहने को मजबूर है। पंचायत के वार्ड नंबर 6 निवासी जहूर मोहम्मद बताते हैं कि बीते कई वर्षों से इस मकान में वे रह रहे हैं, जिसकी जो हालत है वह जर्जर स्थिति में है। बीते 5 वर्षों में लगातार मकान निर्माण के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस दौरान सर्वे भी किया गया, लेकिन उन्हें पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं सन 66 मैं तो पैदा ही इसी मकान में हुआ हूँ। सन 54 साल की उम्र हो चुकी मेरी। अच्छा, अभी क्या हुआ? ये 4-5 साल से जो है मैंने आवास के लिए फार्म दिया था, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। सुनाई में आता है कि नाम आ गया है, लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन मैडम ने भी आके देख चुकी, सचिव मैडम ने भी और सरपंच ने भी आके देख चुका है, सर्वे करके जा चुके हैं साहब लोग।
यहाँ तक कि एक बार सीओ साहब भी आए थे, उनने भी चेकिंग, उनने भी देख चुके। उसके बाद भी ये मकान में कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी क्या हुआ बरसात के दिनों में? बरसात के दिनों में मेरा छप्पर पीछे का बैठ गया है, जिसमें और दीवार भी गिर चुकी है। अब ये रहने में रह ही नहीं सकता, इसलिए कल मकान खाली करके किराए में गया हूँ। तो किराया देने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं मजदूरी काम करता हूँ, तो काम मेरे से भी ड्राइवरी बन नहीं रही है। कितने सालों से आप तरस रहे हैं मकान के पीएम आवास के लाभ? ये 14-15 साल, सन 14-15 से तरस रहे हैं आप पीएम आवास का लाभ अभी तक नहीं मिलता? नहीं मिलता। पहले एक बार नाम आ चुका था इंदिरा आवास में, उसके बाद वापस चले गया, फिर दोबारा भी लिस्ट में अब नाम आ चुका है बोल रहे हैं, लेकिन उसका मेरे को लाभ नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं छोटी गाड़ी प्राइवेट चलाता हूँ जी। पंचायत के सचिव महिपाल नगपुरे बताते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे, उसी आधार पर राशि का आवंटन किया गया है। ग्राम पंचायत कोसमी, इसमें क्या होता है, जैसे नाम हितग्राही का नाम सूची में रहता है, यानी कि 2011 में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे सूची के अनुसार जिसका भी यहाँ नाम है और उस नाम के अनुसार जैसे मान के चलो अपने को किसी को लाभ देना है तो प्राथमिकता के आधार पर सूची में अगर नाम है तो उसको लाभ दिया जाता है, और लाभ जिसको नहीं मिल रहा है, उसका सूची में नाम ही नहीं है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि हमारा सूची में नाम था, फिर भी उसके बावजूद भी नहीं मिल पाया। तो इसमें क्या है, सूची में जिसका नाम अगर है और उसके अनुसार अगर लक्ष्य आता है तो लक्ष्य जैसे आता है, तो जैसे एसटी का है, एससी का है, ओबीसी का है, तो लक्ष्य अनुसार 2 आया 4 आया तो उसका माने उसको स्वीकृत करते हैं यहाँ से और उसका काम चालू करवा देते हैं। और अगर मान के चलो उनका नाम नहीं है तो उनको नहीं चालू करते। तो क्या कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है क्या? हाँ, कैटेगरी के हिसाब से। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे बहुत ही जर्जर हो गया, वो आदमी रोज कमा खा रहा है, क्या उनको लाभ नहीं मिलेगा क्या? लाभ मिलेगा ना। अब जैसे लक्ष्य, अभी अपने पास 2 लक्ष्य आया था पीएम आवास के, वो एससी का ही दिया है, तो एससी वाले को अभी दोनों को मैंने जियो टैग करके उसका नाम भिजवा दिए, उनको अभी राशि भी प्राप्त नहीं हुई है। और अगर जिसका मकान टूट गया है, अगर वो लक्ष्य आता है जैसे ओबीसी का, जैसे ओबीसी का लक्ष्य आएगा, मान के चलो ये आता है, वैसे उनको लाभ दे दिया जाएगा। कोसमी पंचायत के सरपंच त्रिलोक बम्बूरे बताते हैं कि निश्चित ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर योजना है। पंचायत में 80 हितग्राहियों को उसका लाभ भी मिला है, लेकिन इस योजना में 2011 की जनगणना के अनुसार हितग्राही का चयन किया गया है, जिस कारण आधा दर्जन से अधिक लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। क्या है, प्रधानमंत्री योजना भारत सरकार की अच्छी योजना है और ग्राम कोसमी में लगभग 70 से 80 मकान तो बनाए गए हैं, जिसमें परंतु मगर इस आवास में इस योजना के प्रति सूची में के आधार पर चयन होता है, जिस कारण से कई हितग्राहियों को मकानों के लाभ नहीं मिल पाते। जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्राम कोसमी में जौहर मोहम्मद, मधु यादव, हिरमोता नगपुरे और नंदू तेलासे जी है और श्रवण यादव, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मकान बहुत ही जर्जर हालत में जो गिर चुके हैं, और गिरने के बावजूद बेचारे इधर उधर अपना झोपड़ा बना के वहाँ पे निवास कर रहे हैं। इन लोगों को जल्दी आने की मिलना था आवास योजना का लाभ, मगर इनको नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है, किसकी गलती लग रही है आपको? ये तो क्या है, यहाँ पे जैसा अपना जो चल रहा है जिस हिसाब से सूची, तो सूची में इनका नाम दूर है, तो ये क्या है, सरकार के द्वारा ही मतलब सरकारी अनदेखी कर रही है। शासन के द्वारा बालाघाट जिले को एड्स रोग के मामले में एक कैटेगरी में रखे जाने के बाद भी जिले के 2 विकासखंड लांजी एवं बैहर में अब तक आईसीटीसी सेंटर नहीं खुल पाए हैं। आपको बताएं कि जिले में वर्ष 2018-19 के अंतर्गत करीब 1000 से अधिक HIV पॉजिटिव मरीज हैं, जो विभिन्न ART सेंटर से अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन बैहर एवं लांजी में आईसीटीसी सेंटर न होने के कारण मरीजों को बेहतर व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। इस संदर्भ में पद्मेश से चर्चा के दौरान HIV विभाग के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी मुकेश जुम्मारी ने बताया कि लांजी एवं बैहर में ITCT सेंटर स्थापित किए जाने को लेकर जून 2019 से शासन के द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा है। अब तक कोई सकारात्मक नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन विभाग के द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की विस्तृत कार्य योजना के अनुसार हमारे यहाँ 6 जगह ICTC हमारे यहाँ प्रस्तावित है, लेकिन 4 जगह ही कार्यरत है। तो लांजी और बैहर के लिए हमने जून में पत्राचार किया है राज्य शासन को
कि हमारे यहाँ चूँकि बालाघाट ज़िला ए कैटेगरी में पॉजिटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप हमारे यहाँ लांजी में और बैहर में ICTC खोलने की प्रक्रिया आरंभ करें, इसलिए हमने पत्राचार किया है और शासन को हम समय समय पर बोलते भी हैं कि आप इसके लिए आगे कार्रवाई करें। अभी कहाँ पर हैं ये? ICTC केंद्र वर्तमान में जिला चिकित्सालय बालाघाट में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में और सिविल अस्पताल वाराणसी में कार्यरत है। अच्छा सर, अभी जो आंकड़ों के हिसाब से 2014 जब ICTC यहाँ पर ओपन हुआ था बालाघाट में, तो अभी किस प्रकार के आंकड़े आए हैं आपके सामने? अभी ये है कि पहले जो कि ART सेंटर हमारे यहाँ नहीं था, जहाँ HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का उपचार होता है, तो 2014 में हमारे यहाँ ART सेंटर खुला है। तो यहाँ पे अभी तक हमारे यहाँ लगभग 688 HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं जो कि ऑन ART हैं, ART की दवाएं ले रहे हैं और डॉक्टर की परामर्श से सावधानीपूर्वक अपना जीवन भी अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो शेष बच गया जी उनकी हाँ, शेष जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति हैं ये लोग ART सेंटर सिवनी से, ART सेंटर जबलपुर से या फिर हमारे महाराष्ट्र में गोंदिया से। शहर के साई मंदिर देवी तालाब चौक स्थित एक वर्कशॉप में एक मोटरसाइकिल चालक के द्वारा गाड़ी की मरम्मत कार्य कराने के बाद पर विवाद कर चाकू मारकर फरार हो गया। घायल मजदूर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मजदूर नंदू बनकर ने बताया कि मरारी मोहल्ला क्षेत्र से 4 युवक गाड़ी की मरम्मत कराने पहुंचे। करीब 300 का काम करवाया, लेकिन जब उन्होंने पैसे की बात की तो जेब में रखा चाकू निकाला और दनादन वार कर दिया, जिस कारण उनके हाथ और पैर और सिर पर चोटें आई है। ये मरारी मोहल्ले के लड़कों ने चाकू मार दिए। नशे में आए थे 4 लोग, चाकू मार के चले गए। वो आए थे गाड़ी में थोड़ा सा काम करवाने, ऑयल वाइल चेंज करवाने आए थे। काय के पैसे लगेंगे? 300 रुपये बोले। मैंने बोला उनको 300 रुपये लगेंगे भैया। काय के 300 रुपये लगेंगे? गाली वाली बक रहे थे माँ बहन की। उसके बाद उनने मेरे को चाकू दिखाए और ऑयल का डब्बा भी ले गया चोर के और चाकू से मार भी दिए, हाथ में और पेट में भी मारे और ओट में भी मारे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए अंतिम CLC राउंड के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत प्रवेश दिया, जिस पर दर्जनों आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के तहत एडमिशन दिए गए, जिसमें पहले आने वाले कम प्रतिशत वाले छात्रों को एडमिशन मिल गया। बाद में आने वाले अधिक प्रतिशत वाले छात्रों को खाली हाथ लौटना पड़ा। सर एडमिशन करवाना हुआ एडमिशन? नो सर। क्यों? सर यानी कि पहले आओ पहले पाओ वाली? यस सर, पहले आओ पहले पाओ वाला तो था सर, लेकिन हमारा हुआ नहीं। क्यों? कितना परसेंटेज आपका? सर हमारा 63%। फिर भी नहीं हो पाया? नो सर। अच्छा, क्या लगता है ये गलत किए आप लोगों के साथ में? क्या चीज़ है? यस सर, गलत की कॉलेज प्रशासन ने? यस। क्यों? कैसा होना था? साली को लेके आया था। क्यों? एडिशन कराए MSc का। तो हुआ एडमिशन? नहीं हुआ सर। क्यों? वही सब लिस्ट निकल गई, 4 लोगों का ही हुआ। बस 4 लोगों का हुआ, बाकी लोगों का क्या बोलते हैं? टीचरों से तो बात की होगी आपने? नहीं हुआ सर। क्या ये जो आप पहले आओ पहले पाओ प्रणाली? हाँ, बस वही सर। तो ये प्रणाली क्या गलत है क्या सही है? गलत है सर। क्या होना चाहिए था? ये परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए सर। मतलब टोटली गलत, फर्जीवाड़ा की मतलब सभी राउंडों में ऐसी की उन्होंने। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र आरोप लगा रहे हैं कि CLC राउंड में उसके बाद पहले आओ पहले पाओ योजना में शासन के द्वारा किसी भी तरह रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, जिसमें आरक्षण के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाए, जिस कारण दर्जनों छात्र आज प्रवेश से वंचित है। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ विभागों में ये हो रहा है कि जो बच्चे पहले आए हैं जिनका परसेंट कम भी है और बाद की जो सीटें है उस पर ज़्यादा परसेंट वाले बच्चों को दिया जा रहा है। और कुछ जगह पे क्या हो रहा है कि सारे बच्चों को बुला लिया जा रहा है और परसेंट वाइज आप बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, वो करे क्या, क्योंकि सूचनाएं सब तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि बीच में जो छुट्टियों का समय चला, बीच में जो नारबोद और पोले की छुट्टियां पड़ी, तो सारे बच्चों तक सूचनाएं नहीं जा पाई, बच्चे कॉलेज नहीं आ पाए। इस वजह से जो बच्चों को जल्दी आना था वो जल्दी नहीं आ पाए, उन्हें समय मिलना था, सारे आवेदन लेने थे और फिर परसेंट वाइज निकालना था। तो इस वजह से बच्चे काफ़ी समस्या में हैं
तो इस पर मेरे हिसाब से इस चीज़ पे काम करना चाहिए। अच्छा, ये बताया जैसे कितने बच्चे वंचित होंगे अभी? मेरा मानना है कि जिले का चिन्हित महाविद्यालय, यहाँ से सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं होती है, यहाँ पे सारी कोचिंगें हैं, रहने की अच्छी सुविधाएं हैं, तो सभी। और जो दूसरे हमारे तहसील स्तर के कॉलेज है वहाँ पे वो डिपार्टमेंट नहीं है जिनमें बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वजह से सारे बच्चे यहीं पे आवेदन करते हैं। क्या हुआ, रोस्टर सिस्टम से यहाँ पे महाविद्यालय में एडमिशन शुरू हुई है। SC ST और OBC के बच्चों का एक अलग कोटा आया और सामान्य के बच्चों का एक अलग कोटा आया, मगर एक निश्चित परसेंटेज के बाद में जो SC ST OBC की जो बची हुई सीटें थी जिनमें SC ST और OBC के ही बच्चों को, जो कम परसेंट वाले बच्चे थे उनको वो सीट देनी थी, क्योंकि चूँकि वो सीटें ही SC ST OBC के लिए आई थी। पर प्रशासन द्वारा ये किया गया, महाविद्यालय द्वारा ये किया गया कि उन सीटों को इन्होंने सामान्य में ही सम्मिलित कर दिया, जिससे कि हमारे SC ST बच्चों के जो हिस्से की जो सीटें थी वो सामान्य में चली गई। और अभी भी जो ये पहले आदिवासी विकास परिषद का अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम के अनुसार शासन की पहले आओ पहले पाओ नीति आरक्षण के विरुद्ध है। देखिए, सरकार ने जो कॉलेजों में जो सीट वृद्धि के लिए जो पहले आओ पहले पाओ वाली जो नीति अपनाई, इसमें इन लोगों ने यहाँ ओपन कर दिया गया, जबकि पहले आओ पहले पाओ वाली जो नीति है जिसमें जितनी भी सीट वृद्धि हुई है उसे आरक्षण के हिसाब से रखना था, कैटेगरी के हिसाब से रखना था। उसमें जैसे इनने ओपन कर दिया तो उसमें तो पूरा जनरली ये चला गया। और जितने हमारे दूरांचल से जो बच्चे आते हैं वो ऐसे ही कमज़ोर स्थिति में रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ पाएँ, तो ऐसे जो शहर के कॉलेजों में आते हैं तो वहाँ नीति ऐसी होनी थी कि ताकि उनको परसेंटेज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से उनको एडमिशन मिल पाता। पहले आओ पहले पाओ, ये बिल्कुल सरकार की गलत नीति है। इससे हमारे जो बच्चे जो सीटों की वृद्धि हुई है उससे वंचित हुए। तो क्या इसके लिए कुछ क्या रणनीति बना रहे हैं? इसलिए रणनीति ये है, अगर ऐसी स्थिति से बचना है तो जिला स्तर पे एक दूसरा कॉलेज खोला जाए, या फिर इसी कॉलेज के डिपार्टमेंट्स अलग कर दिया जाए, या साइंस कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज अलग अलग कर दिया जाए और सीट बढ़ जाए, ताकि फैकल्टी भी अच्छी मिल पाए और बैठने की सारी व्यवस्थाएं अच्छे से मिल पाएँ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि कॉलेज की क्षमता के अनुसार प्रवेश दिए गए हैं। एडमिशन की प्रक्रिया और नियम वरिष्ठ स्तर से बनाए गए हैं, उसी का पालन किया जा रहा है। नहीं, रोस्टर के हिसाब से तो है। देखो, सीट वृद्धि की बात हुई थी, बढ़ने के बाद ये प्रवेश प्रक्रिया जारी है और वो चूँकि पूरा ओपन में है, तो जो बच्चे एक साथ आए हैं, अभी समस्या पहले आओ जैसे 3 लोग होते और 4 सीट खाली हैं तो पहले आओ पहले पाओ हो जाता। अब एक साथ हमारे पास 50 बच्चे खड़े हैं और 20 सीट हैं, तो हम फिर बिना मेरिट के कैसे किसको दे देंगे ना, अब इसलिए मेरिट बनाई जा रही है। सर, फिर भी देखा जा रहा है कि काफ़ी बच्चे वंचित हो रहे हैं इससे। नहीं, ये बात ठीक है कि कॉलेज की जो क्षमता है उसकी तुलना में हम लोगों ने जो कर सकते थे 10% सीट वृद्धि करके कार्य हम लोग कर रहे हैं। अब इस पर भी खाली है तो ये तो समस्या निश्चित रूप से है। सर, इसके पहले भी देखा गया कि जो जितने राउंड्स निकले हैं उसमें जैसे कोटे के हिसाब से अगर बात की जाए तो कोटे में अगर जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको सामान्य कर दिया गया उस सीट को। नहीं, अब ये निर्देश हमको भोपाल से चूँकि प्राप्त हैं तो उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में मतलब भोपाल से जो भी नियम प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ये प्रणाली को क्या समझ रहे हैं आप? जैसे कि इसमें बच्चे खुश रहेंगे या ना खुश रहेंगे? नहीं, खुशी नाखुश तो दिख रही है, कोई बात नहीं है ना, पर बाध्यता है, नियम का पालन करना हमारी बाध्यता है। जिले में अगस्त माह के दौरान लगातार पूरे मौसम में परिवर्तन की वजह से वायरल और मौसमी बीमारियों ने लोगों को परेशान कर रखा था, लेकिन सितंबर माह की शुरुआत में एक बार फिर मौसम में ठंडक घुली और बारिश का दौर शुरू हुआ तो बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगी। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, इस दौरान पाया कि अधिकांश बेड खाली पड़े हुए हैं और जिला अस्पताल में बीमारों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। इस विषय पर जब ड्यूटी में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि लगातार मौसम में ठंडक होने की वजह से वायरल बीमारी का असर कम हुआ है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बांद्री के अंतर्गत आने वाले सागुन टोला में 6 सितंबर को 70 वर्षीय वृद्ध कृषक पन्नालाल पिता रामचरण शरणागत की जहरीले सर्प के काटने से मौत हो गई। इस घटना की सूचना सर्पदंश से घायल पन्नालाल शरणागत ने परिजनों व ग्रामीणों को दी, जिसके बाद परिजनों के द्वारा तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में लाकर भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जहर का अत्यधिक प्रभाव होने से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद थाने से पहुंचे सहायक उप निरीक्षक जयंत पिछोड़े के द्वारा पंचनामा कार्रवाई की गई।
पद्मे से चर्चा में ग्राम पंचायत बांद्री के सरपंच प्रतिनिधि बलराम क्षीरसागर ने बताया कि 6 सितंबर को पन्नालाल शरणागत गांव के समीप ही स्थित खेत में घास काटने के लिए गए थे। उसी दौरान पार से गुजरते समय किसी जहरीले सर्प ने उसे काट लिया, जिसके बाद पन्नालाल ने वहां पर शोर मचाया, जिसके बाद पन्नालाल ने यह जानकारी अपने परिजनों को दी, जिस पर उसे तत्काल मोटरसाइकिल से अस्पताल लाया गया, लेकिन जहर का शरीर में अधिक प्रभाव होने से उनकी मौत हो गई। हमारे यहाँ पन्नालाल जी शरणागत सागुन टोला बांद्री के अंतर्गत आता है। वो खेत में घास काटने गए थे। घास काटने के दौरान उनको सांप काट दिया। जहरीली प्रजाति का सांप है वो। कितने समय की घटना है? ये लगभग 2 बजे की बात है। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद में तत्काल उनको जैसे मेरे को फ़ोन पे खबर दिए तो मैंने मेसराम साहब से बात किया कि सर इसका एंटी स्नेक का इंजेक्शन है, तो बोले साहब ने बोले है। तो हमने तत्काल पेशेंट को लालबरा हॉस्पिटल पहुंचाए मोटरसाइकिल के माध्यम से, और फिर यहाँ पे 10 मिनट इलाज की और डेथ हो गई। शुक्रवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने मासिक रूटीन निरीक्षण के लिए वारासिवनी पहुंचे। इस दौरान शासकीय सिविल अस्पताल, तहसील कार्यालय एवं नगर पालिका परिषद के कार्यों व शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी लेकर आगामी समय में किए जाने वाले कार्य की जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा नगर में स्थित तहसील कार्यालय का निरीक्षण में अनुविभागीय अधिकारी कोर्ट, नायब तहसीलदार कोर्ट के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यों के प्रति सजग रहने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। नगरपालिका में मुख्यमंत्री अधोसंरचना द्वितीय चरण में स्वीकृत करीब 3.5 करोड़ रुपए की राशि के निर्माण कार्यों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में आवंटित 945 मकानों में से 708 मकानों को राशि दी गई है। उसके संबंध में दस्तावेजों एवं बकाया जो द्वितीय चरण में बच गए हैं उनके संबंध में और तृतीय चरण की लिस्ट की समीक्षा कर मुख्यमंत्री आर्थिक स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार योजना के लक्ष्य 40 प्रकरण एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लक्ष्य 40 प्रकरण की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। किया जा रहा है कि जैसे ही राजस्व विभाग थोड़ा जागृत होगा, जैसे ही मांगने जाएगा तो लोग देना स्टार्ट करेंगे जी, क्योंकि राजस्व अत्यंत आवश्यक पार्ट है प्रशासन का जी और सरकार का जी, तो उसको चुकाना जरूरी है, उसी का प्रयास किया जा रहा है। आज का आने का उद्देश्य क्या था सर? एक नॉर्मल रूटीन निरीक्षण मेरा जो होता है तहसील कार्यालयों का जी, वही इसी कारण से आया था। तहसील के साथ में अन्य जो सीएमओ नगर पालिका है उनका कार्यालय की सारी स्थितियाँ वो सबकी जांच की। सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़, एसडीएम संदीप सिंह से श्री आर्य ने जानकारी ली। वार्ड ओपीडी एवं अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सिविल अस्पताल कैंपस की साफ सफाई करने के लिए निर्देशित किया और वहीं बीएमओ रविंद्र ताथोड़ को भर्ती वार्ड के सामने गैलरी की छत की मरम्मत कार्य करने के लिए 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की बात कही और श्री आर्य ने आश्वस्त किया कि वारासिवनी सिविल अस्पताल में यदि कोई भी जरूरत होने पर संभव मदद की जाएगी। यही वाला था पेज वाला था। हाँ, 4 लाख रुपए तो इन्होंने उसके लिए दिया था कि जो वाटर प्रूफिंग का जो कार्य था उसके लिए उन्होंने 4 लाख बहुत पहले ही स्वीकृत कर दी थी वो। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स और निर्माण कार्य के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ी राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि और कुछ यदि लगता है तो हम आपको देने तैयार हैं। लालबर्रा स्थानीय जनपद पंचायत कार्यालय में इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय जिला अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवार के मुख्य आतिथ्य और जनपद पंचायत लालबर्रा मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह गहरवार ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि कंवरगढ़, रानी कोठार सहित ग्रामीण अंचलों में पुरातन काल की पाषाण प्रतिमाएं बिखरी हुई हैं, जहां
पुरातात्विक अवशेष सर्वाधिक मात्रा में जर्जर अवस्था में पड़े हैं, जिन्हें एक जगह एकत्रित कर टीन शेड लगाकर सौंदर्यकरण किया जाना चाहिए। श्री गहरवार ने सरपंच सचिवों को बताया कि ब्रिटिश कालीन स्कूलों, डाक बंगलों का सूचीकरण कार्यवाही 15 अक्टूबर के पूर्व भिजवाने की व्यवस्था करें। लालबरा क्षेत्र के पुरातत्व स्थलों का सीमांकन करवाने सहित आवश्यक चर्चाएं करते हुए पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित करने पर जोर दिया गया। इस बैठक में जनप्रतिनिधि, सरपंच व सचिव उपस्थित रहे। आज जनपद पंचायत लालबर्रा में पुरातत्व विभाग के सहयोग से हम लोग जो अब हमारे क्षेत्र में पुरातत्व महत्व के जो मूर्तियाँ हैं, है ना, उस पर उनका कैसे रख रखाव किया जाए, कैसे उनको संरक्षित किया जाए, इसके लिए एक मीटिंग आयोजित किए थे। इसमें विशेषकर हमारे जो रानी कुठार, नगपुरा, गदिया, बोरी, इन क्षेत्रों में पुरातत्व महत्व के बहुत प्राचीन मूर्तियाँ और बहुत महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं। तो इनके सरपंच और सचिवों को यहाँ बुलाए थे और विगत माहों में भी कई बार जिला पंचायत की सीईओ रजनी सिंह ने वन ग्राम खारा के स्कूल से 15 दिनों से अनुपस्थित पाए गए दोनों शिक्षकों सहित चिखला के शराबी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वन ग्राम खारा में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 2 अन्य शिक्षकों को पदस्थ करने के आदेश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र लटारे एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पीके अंगूरे द्वारा 3 सितंबर को वन ग्राम खारा की प्राथमिक शाला का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि प्राथमिक शिक्षक रणदीप बोरकर एवं सदन लाल टेम्बुर ने 15 अगस्त से 2 सितंबर तक बिना सूचना के शाला से अनुपस्थित थे। अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने, बिना सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने एवं मध्याह्न भोजन पंजी में फर्जी प्रविष्टि दर्ज करने के कारण वन ग्राम खारा के प्राथमिक शिक्षक रणदीप बोरकर एवं सदन लाल टेम्बुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट रखा गया है। वनग्राम खारा के स्कूल में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत खैरलांजी विकासखंड के आरंभा संकुल की प्राथमिक शाला, कटंगी के प्राथमिक शिक्षक राकेश बघेल और लांजी विकासखंड के कुम्हारी कला संकुल की प्राथमिक शाला कलपाथरी के सहायक शिक्षक ईश्वर बंसोड़ को पदस्थ किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने किरनापुर विकासखंड के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला चिखला के प्राथमिक शिक्षक उमाकांत वड़ीचार को शाला में शराब पीकर आने और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय किरनापुर रखा गया है। 4 सितंबर को प्राथमिक शाला चिखला के शिक्षक उमाकांत वड़ीचार रात्रि 9 बजे शराब पीकर शाला में मौजूद थे। इसके ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर जन शिक्षक द्वारा रात्रि में चिखला पहुंचकर पंचनामा बनाया गया था और कार्यवाही के लिए प्रकरण जिला पंचायत भेज दिया गया था। वारासिवनी सिविल अस्पताल में गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत सरकार के आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पूरे प्रदेश में संचारी रोगों पर नियंत्रण पाने के बाद गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आशा कार्यकर्ता व आशा सहयोगियों के द्वारा अपने अपने सेक्टरों में घर घर घूमकर 30 वर्ष की आयु के ऊपर के महिला एवं पुरुषों की जांच कर शासन स्तर से निर्धारित मापदंडों पर अंक देने की प्रक्रिया बताते हुए उक्त मापदंडों में 4 अंक से अधिक अंक पाने वाले व्यक्ति को जोखिम मानकर उसको चिन्हित किया जाने के बाद उन चिन्हित लोगों की जांच करवाकर उन्हें उपचार प्रदान कर उनका फॉलोअप बनाकर समय समय पर चिन्हित लोगों की जांच करना एवं अंक तालिका के हिसाब से महिला पुरुषों के पेट की चौड़ाई, मद्यपान का सेवन, धूम्रपान करना, आनुवंशिक बीमारी और 30 मिनट से भी कम व्यायाम करना सहित अन्य प्रकरण की जानकारी लेकर उसमें जैसे किसी ने कभी कभी मद्यपान धूम्रपान करने वाले को 1 अंक और रोजाना करने वाले को 2 अंक एवं नहीं करने वाले को 0 के हिसाब से अंक देना है, जिसमें जांच करने का मुख्य उद्देश्य है। आज समस्त 3 सेक्टर की आशा कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान अभियान के अंतर्गत गैर संचारी रोग NCDs के अंतर्गत 30 साल से ऊपर वाले पुरुष महिलाओं के सर्वे के बारे में जानकारी दी गई, जिसे सीबेक फॉर्म कहा जाता है। उस सीबेक फॉर्म के माध्यम से उस पुरुष की और महिला की जांच की जाती है, भौतिक रूप से जानकारियाँ ली जाती है, पेट का माप,
उनकी आदतों के बारे में जानकारी दी जाती है कि क्या वे मद्यपान करते हैं, क्या वे धूम्रपान करते हैं, क्या वो 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह का पूरा एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट के आधार पर उनके क्वेश्चनायर होता है, प्रश्न उत्तर होते हैं, और प्रश्न उत्तर के आधार पर देखा जाता है कि जिनके 4 से अधिक अंक आ रहे हैं ऐसे पुरुष या महिला को अधिक जोखिम वाली महिला मानते हुए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज गैर संचारी रोग के अंतर्गत डायबिटीज़, बीपी, कैंसर, उसमें कैंसर में 3 प्रकार के हैं, मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इनकी जांच करना। माह मुहर्रम के मुबारक मौके पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाखा बालाघाट द्वारा शहीद करबला और सामाजिक शिक्षा विषय पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अंजुमन शादी हॉल में किया जा रहा है। कार्यशाला में भारत की मशहूर शख्सियत सूफी कलीम हनफी रज़वी आवाम को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से शहीदाने करबला की जीवनी पर सविस्तार प्रकाश डालते हुए समाज में बढ़ रही कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा। माह मुहर्रम का मुबारक चांद नज़र आने के बाद बालाघाट ज़िले में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में शहीदाने करबला की याद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हैं और 1 तारीख से लेकर के यौम आशूरा तक ये कार्यक्रम चलेंगे। इसी कड़ी में बालाघाट शहर में पहली बार जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी बालाघाट और जितने भी सुन्नी सूफी संगठन हैं उनके सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शहर के वार्ड नंबर 10 निवासी बसंत पिता गेंदलाल भोंडेकर उम्र 50 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार साइकिल रिपेयरिंग का काम करने वाला बसंत बीते कई वर्षों से अकेला ही रह रहा था। परिजनों के अनुसार लगातार मानसिक तनाव में रहने के कारण शायद उसने ये कदम उठाया होगा। 5 सितंबर की रात्रि 8 बजे बसंत ने कीटनाशक दवाई का सेवन किया। स्थिति खराब होती देख परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। कटंगी में 6 सितंबर को अन्नदाता किसान संगठन के आह्वान पर कटंगी में मुख्यमंत्री के नाम से अनुविभागीय अधिकारी इनको किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में किसानों के हित में अनेक घोषणाएं की गई थी, जिसमें कर्ज माफी और अन्य मुद्दे भी थे, लेकिन कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। बहुत से डिफॉल्टर किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए हैं। कटंगी तहसील में जंगली जानवरों के द्वारा, विशेषतः जंगली सुअरों के द्वारा किसानों की गन्ना और धान की फसल बर्बाद होती है। उसमें आरबीसी 64 के तहत कोई मुआवजा नहीं मिलने पर बहुत अधिक आक्रोश है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल, पहले किया होटल सील, कुछ देर में खुलवा दिया ताला। कार्य में लापरवाही, 3 शिक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज, जिला पंचायत सीईओ ने की कार्रवाई। भाजपा संगठन चुनाव की तय हुई तारीख, परसवाड़ा विधायक को मिली जिम्मेदारी। HIV की एक कैटेगरी का दंश झेल रहा, फिर भी जिले के बैहार लांजी में नहीं खुले ICTC सेंटर। महाविद्यालय में पहले आओ पहले पाओ प्रवेश योजना पर उठे सवाल, रोस्टर का पालन नहीं किए जाने के लगे आरोप। कोसमी में नहीं मिल रहा हितग्राहियों को PM आवास का लाभ। और जहरीली वस्तु के सेवन और सर्पदंश की अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Revolution.